फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 12वीं का चौथा लेसन, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका के जो शक्ति है, पावर है, उसके खिलाफ कौन कौन से संघ हो सकते हैं, जिनमें मैं आपको करवाऊंगी यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 12वीं का लेसन जो है वो 4 है। इसका जो पार्ट है वो हम पहला ही पार्ट बना रहे हैं और पार्ट का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो सत्ता दो देशों के हाथ में आई, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या चला, शीत युद्ध चला, और उस शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब पावर क्या बची हमारे पास, अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका का ही अन्य देशों पर आपने पिछले लेसन में पढ़ा कि सांस्कृतिक, सैनिक, हर तरह का वर्चस्व था। लेकिन अब क्या होता है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, वैकल्पिक क्या होता है कि सत्ता किसकी होगी, अमेरिका की होगी। ऐसे केंद्र, ऐसे विकल्प जो अमेरिका को चुनौती दें भविष्य में, उनको हम वैकल्पिक केंद्र कहते हैं। देखिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से अभिप्राय है भविष्य में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए नई महाशक्तियों का उदय। ठीक है, इसमें क्या होगा, नई महाशक्तियों का उदय, ये क्या कहा जाता है, वैकल्पिक केंद्र। जितनी भी ऐसी महाशक्तियाँ होंगी जो अमेरिका का मुकाबला कर सके भविष्य में, उनको हम वैकल्पिक केंद्र के रूप में जानते हैं। तो देखिए, वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले संगठन और दूसरे क्या आते हैं, देश। संगठन में क्या है कि क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपीय संघ, ब्रिक्स और आसियान। ठीक है, देशों में कौन कौन से हैं, चीन, भारत, जापान और इजराइल। ठीक है, ये वैकल्पिक केंद्र में माने जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्षेत्रीय संगठन होता क्या है। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, किसी क्षेत्र के एक या एक से अधिक राज्य मिलकर, राज्य से तात्पर्य यहाँ देश से है, मिलकर अपने आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के लिए जुड़कर संगठन बनाए, उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। मतलब क्या है कि शुरुआत इनकी किससे होती है, व्यापार से होती है। मुक्त व्यापार कर दो, ठीक है, आपस में व्यापार को बढ़ावा दो। लेकिन धीरे धीरे ये संबंध इतने प्रगाढ़ होते जाते हैं कि उसमें क्या होता है कि उसमें फिर हम आर्थिक नहीं, राजनीतिक संबंध भी हो जाते हैं, हमारे सैनिक भी हो जाते हैं और सांस्कृतिक भी हो जाते हैं। तो उनके हितों की सुरक्षा के लिए फिर क्या है, सभी मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, उसे हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, यूरोपीय संघ है, आसियान है, ब्रिक्स है, सभी क्षेत्रीय संगठन हैं। अब इनके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो सामूहिक आत्मनिर्भरता। सामूहिक मतलब सारे समूह में आत्मनिर्भर बन जाए। भाई, एक देश के पास कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ होता है, किसी के पास कोई तकनीक है, तो आपस में वो क्या करें, उनको बांट के अपनी आपस में आत्मनिर्भरता बनाए रखें। दूसरा क्या है, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। सभी क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं, सभी एक दूसरे के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तीसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय देशों के लोगों के कल्याण करना। आपस में जो है क्षेत्र के अंदर जितने भी राज्य हैं, उनके लोगों का क्या करना, कल्याण करना। अब कल्याण में क्या है, कल्याण में आपकी जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले तो वो कल्याण करना। तो चौथा है जीवन में गुणात्मक परिवर्तन। ये मूलभूत आवश्यकताएं मैंने आपको बताई, लोगों का कल्याण करना इसमें आ जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा भी आते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है आधुनिकता की तरफ, कि लोगों के जीवन स्तर में जो है सुधार होना गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। तो ये इनके उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय देशों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई और इन देशों को इस स्थिति से उभारने में अमेरिका ने इनकी मदद की। ठीक है, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ यूरोपीय देशों का, और उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई, निमन हो गई। और उन देशों को वहाँ से उभारने के लिए, ठीक है, उस स्थिति से उभारने के लिए अमेरिका ने इनकी मदद की। ठीक है, कैसे मदद की, मार्शल योजना के तहत मदद की। अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों की मदद करना ही क्या कहलाया, मार्शल योजना कहलाया। ठीक है, इस अमेरिका ने क्या क्या किया योजना में,
1948 में अमेरिका ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। सबसे पहले तो अमेरिका ने किसके माध्यम से सहयोग किया? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से। फिर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की। ये सभी स्थापनाएं की अमेरिका ने किस लिए की? यूरोपीय देशों की मदद के लिए, और इसी को हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ाते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। ये एक सशक्त वैकल्पिक केंद्र था अमेरिका की सत्ता को चुनौती देने के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी एक आर्थिक मंच के रूप में, लेकिन समयानुसार और आवश्यकता अनुसार ये परिवर्तित होता गया किसमें? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य मंच के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर शीत युद्ध का दौर आया। शीत युद्ध में आप सभी को पता है सोवियत संघ थे और अमेरिका था। आधा विश्व अमेरिका के साथ था, आधा विश्व सोवियत संघ के साथ था। इसमें कुछ देशों को लगने लगा कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर तो इन युद्धों के अंदर ही हो गए हैं, और दूसरा ऐसे अगर हम दूसरों के सपोर्ट सिस्टम बने रहे तो हमारा क्या है, विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो अपना विकास करने के लिए सबसे पहले 6 देश आगे आए और इन्होंने शुरुआत की किसकी? एक संघ की। कौन कौन से देश आए? नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, बेल्जियम, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी। इन्होंने क्या किया कि 1951 में पेरिस की संधि हुई, जिसमें क्या रखा गया? यूरोपीय कोयला एवं स्टील संगठन बनाया गया। इसके माध्यम से वो क्या करना चाहते थे? अपना विकास करना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई 18 अप्रैल 1951 को और ये समाप्त हुआ 23 जुलाई 2002 को। अब शुरू होता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में 1957 में रोम की संधि होती है और इस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे EEC भी कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और इसमें एक यूरोपीय आर्थिक संगठन की कार्यशैली का निर्माण किया गया। कार्यशैली मतलब कैसे ये संगठन काम करेगा। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं बनाई। सामूहिक बाजार, एक तो जितने भी ये 6 देश हैं इनका एक सामूहिक बाजार होगा जिसमें वो आयात निर्यात आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, उसमें जो व्यापार होगा वो कर मुक्त होगा, यानी 6 देशों का आपस में कोई भी कर नहीं लगेगा। फिर जितनी भी कृषि की नीतियां बनेंगी वो समान रहेंगी 6 देशों के अंदर। जितने भी ट्रांसपोर्ट की नीतियां होंगी वो सभी समान होंगी। और एक कोष बनाया जाएगा, सामाजिक कोष, जिस भी गरीब देश को आवश्यकता होगी इस कोष से उसकी मदद की जाएगी। अब देखिए, अब शुरू होता है तीसरा चरण। ये 1992 में हुआ। किससे हुआ? maastricht की संधि के दौरान हुआ। यह 12 देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाया। अब आपको कि पहले 6 देश थे, लेकिन उन 6 देशों की प्रगति को देखकर इसमें देश शामिल होने लगे और अब ये 1992 में 12 देश हो गए। और अब खाली ये एक आर्थिक मंच नहीं रहा, अब तक आर्थिक रूप से ये मंच था। अब इसमें क्या है? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य जो है आयाम भी इसमें जुड़ने लग गए। ठीक है, अब ये 1992 में क्या हुआ? बनाया गया और ये लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1993 को। इस यूरोपीय संघ ने क्या किया? एक मुद्रा बनाई जिसको हम कहते हैं यूरो। ठीक है, यूरो नाम की मुद्रा बनाई और इसका प्रचलन 2002 से शुरू हुआ। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने ये एक संघ नहीं बनाया, ये मान के चलो कि इन देशों ने एक ही देश बना दिया एक किस्म से, कि 12 देश जो है एक देश के रूप में काम करेंगे। उनकी एक मुद्रा होगी, उनका एक झंडा होगा। ठीक है, और उसी के नीचे वो अपना कार्य करेंगे। अब देखिए, यूरोपीय संघ की जो सदस्य संख्या वो है 27। ठीक है, पहले ये कितनी थी? 28 थी। परंतु फिर क्या हुआ कि जो इसका सदस्य था ब्रिटेन, उसने 1 फरवरी 2020 को इसकी सदस्यता छोड़ दी। ब्रिटेन ने 1973 में यूनियन संघ की सदस्यता ली थी। कब ली थी? 1973 के अंदर। ये याद रखने वाले पॉइंट है, कब ली थी। ठीक है, और कब इसकी सदस्यता को छोड़ा गया। और 47 साल बाद 2016 में ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह करवाया गया। ब्रेग्जिट क्या होता है? मतलब जो है ब्रिटेन को एग्जिट यानी बाहर करने का एक जनमत संग्रह करवाया गया। और इसमें क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कौन सा प्रधानमंत्री था उस समय? बोरिस जॉनसन। इसने इस प्रस्ताव को, कौन से प्रस्ताव को? ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से जो है छोड़ने का जो प्रस्ताव था उसको संसद में पास करवाया और ये सफल भी रहा। ठीक है, 2016 से लगातार प्रयास किया जा रहा था कि ये प्रस्ताव संसद में पास हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। और जब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने ये प्रस्ताव पास करवाया। उसके बाद जो है ब्रिटेन ने इससे सदस्यता छोड़ दी।
अब बात आती है कि ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता क्यों छोड़ दी। तो इसके अलग होने के क्या कारण है। ब्रिटेन में बढ़ते प्रवासी, एक तो ब्रिटेन में क्या है, मतलब यूरोपीय संघ का सदस्य था ब्रिटेन, और वहाँ पे क्या है कि आपस में ना पासपोर्ट की आवश्यकता थी ना वीज़ा की, एक दूसरे देश में आ जा सकते थे। इससे क्या होने लगा कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवासी आने लगे, और ब्रिटेन के अंदर जो है ब्रिटेन के लोगों को रोज़गार की अपेक्षा प्रवासी रोज़गार लेने लगे। तो एक भारी समस्या हो गई प्रवासियों की, इसलिए ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता को छोड़ा। दूसरा रीज़न क्या रहा, सालाना फीस की बचत। एक जो है फीस, इसके अंदर यूरोपीय संघ के अंदर ब्रिटेन को 99,300 करोड़ रुपए देने पड़ते थे सालाना फीस के रूप में। एक जो है इसकी सदस्यता छोड़ने के बाद ये पैसे जो है ब्रिटेन के बच गए। अब तीसरा पॉइंट है ईयू की नौकरशाही से मुक्ति। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन संघ, ठीक है। उसमें जितने भी अफसर थे वो क्या करते थे कि जितने भी देश इसके अंदर आते थे उन पर अपनी नौकरशाही चलाते थे, ठीक है। तो अब उससे जो है ब्रिटेन को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। उसके बाद आता है मुक्त व्यापार। अब वो जो है मतलब स्वयं के व्यापार में ध्यान दे सकता था। यूरोपियन संघ का जो व्यापार था उससे उसको मुक्ति मिल गई, अब वो व्यापार अपने तरीके से कर सकता था। बंधनों से मुक्ति, यूरोपियन संघ के जो बंधन थे ब्रिटेन के अंदर वो उनसे मुक्ति उसको प्राप्त हो गई थी, ठीक है। यूरोपियन संघ के अफसर का वेतन ब्रिटेन प्रधानमंत्री से ज़्यादा होता है। अब ये देखिए कि जो यूरोपीय संघ के अंदर जो अफसर थे उनका वेतन किससे था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से ज़्यादा था। अब ये अफसरों को वेतन कहाँ से आता था, इन्हीं देशों से आता था। तो इन देशों का जो है अतिरिक्त खर्चा था यूरोपियन संघ का सदस्य होने पर, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि इसकी सदस्यता को छोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, और यह यूरोप के राष्ट्रों द्वारा आर्थिक व रक्षात्मक सहयोग हेतु गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये इसकी डेफिनेशन है यूरोपीय संघ की कि 1992 में ये बना, और ये क्या था कि जितने भी यूरोप के राष्ट्र यानी देश हैं वो आर्थिक रूप से और रक्षात्मक यानी रक्षा के सहयोग हेतु कि आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके, चाहे वो पैसे का हो या रक्षा का हो, उस सहयोग हेतु गठित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये है यूरोपीय संघ की डेफिनेशन। अब आते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य। उद्देश्य क्या होंगे, आपसी सहयोग। एक तो इसके अंदर जो 27 देश हैं वो आपस में सहयोग करें किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो सैन्य है, उनका क्या रहेगा, आपस में सहयोग रहेगा। दूसरा रीजन है यूरोपीय देशों के विवादों का निपटारा। अगर यूरोपीय किसी भी देश के अंदर या दो देशों के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटारा सभी देश मिलकर करते हैं। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक एवं मुद्रा का स्थायित्व, कि जो आर्थिक यानी पैसा व्यापार जो है और उनकी जो मुद्रा है, इन्होंने मैंने आपको बताया कि एक मुद्रा बना ली कौन सी, यूरो, जो सभी देशों में चलती थी, ये 2002 में प्रचलन में आई थी, उसको स्थायी रखना था सभी देशों के अंदर, तो इसका स्थायित्व। चौथा पॉइंट आता है तेज आर्थिक विकास। इन यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश थे वो सभी मिलकर अपना विकास कैसे करेंगे, तेज करेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है समान विदेश नीति, मतलब जितने भी यूरोपीय संघ के अंदर देश है वो सभी दूसरे देशों से जो है समान विदेश नीति बनाएंगे, ठीक है। मतलब पर्सनली कोई देश दूसरे देशों से कोई भी विदेश नीति नहीं बनाएगा। छठा पॉइंट आता है यूरोप की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय देशों ने अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया था, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो गए थे और गुलाम हो गए थे दो देशों के, तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ बनाया था, ठीक है। तो ये थे इस यूरोपीय संघ के उद्देश्य। तो अब हम करवाते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। सबसे पहले हम करवाते हैं संगठनात्मक विशेषताएं, मतलब संगठन के बारे में बताएंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य मंच है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, खाली आर्थिक मंच से, बाद में जो है ये सामाजिक, आर्थिक और सैन्य मंच भी बन गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्र राज्यों का समूह। ये किसी एक या दो तीन देशों का समूह नहीं है, ये जो है बहुत से राष्ट्र राज्यों का समूह है। आप सभी को पता है शुरुआत 6 राज्यों से हुई थी, उसके बाद इसमें 12 राज्यों से शुरुआत की गई। अब है अपना गान, मुद्रा और झंडा। इसका स्वयं का अपना जो है राष्ट्रीय गान है, स्वयं की मुद्रा है और स्वयं का इसका झंडा है, ठीक है। अब हम करवाते हैं यूरोपीय संघ का झंडा। यूरोपीय जो ध्वज है, झंडा है, यूरोपीय संघ का प्रतीक है, मतलब ये झंडा पूरे यूरोप के संघ का प्रतीक है,
ठीक है। इसमें नीले रंग पर 12 भूरे रंग के सितारों का चक्र है। सबसे पहले 12 देश थे ना जो, वो उन सितारों के रूप में इसमें दर्शाए गए हैं, और नीला रंग जो है यूरोपीय संघ का प्रतीक दर्शाया गया है। ठीक है, यह यूरोप के लोगों के बीच एकता की भावना को दर्शाता है। मतलब क्या है कि जो ये 12 भूरे रंग के सितारे हैं एक चक्र के रूप में, ये दर्शाते हैं कि इन 12 देशों में क्या है, एकता है। उस एकता को ये दर्शाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर झंडा देख सकते हैं। अब हम करवाते हैं आपको आर्थिक विशेषताएं। विश्व अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ की भागीदारी 22% है। यह विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अमेरिका को चुनौती कैसे दे सकती है यूरोपीय संघ की, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें जो व्यापार की भागीदारी है उसमें 22% तो खाली यूरोपीय संघ का है, और जो भागीदारी यूरोपीय संघ की है वो अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि यूरो डॉलर के लिए प्रभुत्व के लिए खतरा है। जो यूरो है वो इतनी जो है सशक्त होती जा रही है कि वो डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है। फिर यूरोपीय संघ का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 1200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। उसके बाद है कि 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, कौन बना, यूरोपीय संघ। तो इस प्रकार जो है ये अमेरिका को चुनौती देने वाली अर्थव्यवस्था है। इसके बाद आती हैं सैन्य विशेषताएं। सैन्य शक्ति एवं रक्षा बजट विश्व में दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर अमेरिका जो है वो अपनी सेना पर पैसे लगाता है, रक्षा पर पैसे लगाता है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ जो है उसका बजट आता है। दूसरा है फ्रांस और ब्रिटेन के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर। जो स्थायी सदस्य हैं जो किसके, सुरक्षा परिषद के, उनमें जो फ्रांस और ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, और उन दोनों के पास ही क्या है, स्थायी सदस्यता भी है और वीटो पावर भी है। तो ये भी एक सशक्त होने का जो है दर्शाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस और ब्रिटेन के पास लगभग 550 परमाणु अस्त्र शस्त्र। ये दोनों ही महाशक्तियाँ जो है यूरोपीय संघ का जो हिस्सा है, और इन दोनों के पास लगभग 550 परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं। ये भी इनकी सैन्य शक्ति को दर्शाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें जो यूरोपीय संघ से संबंधित है और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहले 1985 में सागेन की एक संधि की गई। उस संधि के अनुसार यूरोपीय देशों में सीमा मुक्त किया गया। मतलब जितने भी यूरोप के अंदर देश हैं उनको सीमा मुक्त कर दिया। सीमा मुक्त से तात्पर्य है इस संधि के अनुसार 27 यूरोपीय देश, जो भी 27 देश थे यूरोपीय संघ के अंदर, वो देश बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश के अंदर आ जा सकते हैं। मतलब वो आपस में बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। 1999 में 19 देशों ने यूरोपीय देशों की मुद्रा यूरो को अपनाया। ठीक है, 27 में से 19 देशों ने जो मुद्रा बनाई गई थी यूरो, यूरोपीय संघ ने उसको अपना लिया। अब आते हैं 2003 पे। 2003 में इन्होंने अपना संविधान बनाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। कौन? यूरोपीय संघ। ठीक है, इन्हें पता था मुद्रा अपनी थी, झंडा अपना था, गान अपना था, तो ये संविधान भी अपना बनाना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश में वो असफल रहे। उसके बाद 2007 में लिस्बन संधि की। किस लिए की? यूरोपीय संघ में सुधार करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो लागू कब हुई? 2009 में। 2009 में लिस्बन संधि के द्वारा यूरोपीय संघ में बड़े स्तर पर सुधार कार्य किए गए। इस संधि द्वारा यूरोपीय संघ के फैसले बहुमत से होंगे, ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, क्या है कि कोई भी फैसला है यूरोपीय संघ ऐसे ही नहीं लेती। जैसे 27 देश हैं उनसे वोटिंग की जाती है और जिसका भी बहुमत आता है, ठीक है, उस फैसले को मान्यता दी जाती है। तो इस प्रकार जो भी फैसले होंगे वो बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। तो ये थी इसकी मुख्य बातें। अब मैं आपको करवाती हूँ यूरोपीय संघ की त्रुटियाँ यानी कमियाँ। यूरो मुद्रा को सभी देशों ने लागू नहीं किया। डेनमार्क और स्वीडन ने यूरो और मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया और केवल 19 देशों ने ही माना। ठीक है, सबसे पहले तो यूरो को सभी देशों ने नहीं माना। यूरो को जो है 19 देशों ने ही अपनाया। डेनमार्क और स्वीडन ने जो है यूरो और मास्ट्रिक्ट संधि को जो है बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया और इसका विरोध किया। दूसरी कमी है विदेश नीति पर सदस्य राष्ट्रों में मतभेद। जो भी विदेश नीतियाँ बनी हैं उनमें सभी राष्ट्र एक मत नहीं हुए, उस पर कुछ राष्ट्रों ने अपना मतभेद जताया।
तीसरी जो कमी है वो है रक्षा नीति पर विरोध। क्या है कि रक्षा नीति पर भी सभी देश एकमत नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो ब्रिटेन, जो कि यूरोपीय संघ का सदस्य था, उसने क्या कहा, सहमति जताई और अमेरिका का साथ दिया। परंतु दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस, जो कि यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, ने इसका विरोध किया। यानी सदस्य तो ये भी है, ब्रिटेन भी, और सदस्य ये भी हैं, लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया और जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी मामले हैं, यूरोपीय संघ के 27 देश जो हैं, 28 देश, क्योंकि ब्रिटेन तब शामिल था, इन देशों में भी आपस में सहमति नहीं थी। तो ये इसके अंदर कुछ कमियां रही हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।